इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वोट डाला है। शिंदे ने ठाणे के आईटी पार्क में वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद शिंदे ने महायुति की जीत का दावा भी किया। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी पचपखड़ी सीट से ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के केदार दीघे से। केदार दीघे आनंद दीघे के भतीजे हैं, जिन्हें एकनाथ शिंदे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आनंद दीघे के ही परिवार के सदस्य से इस बार उनका ये मुकाबला है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो भी चुनावी मैदान में हैं। अपने परिवार के साथ मतदान के बाद, वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के सामने चुनाव का वो चिन्ह दिखाते हुए उद्धव ठाकरे का भी परिवार को इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। आप देखिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और इस बार दोनों ही के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वो ये कह चुके हैं कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं है। महायुति में सीएम पद को लेकर दरअसल कोई रेस नहीं है। लेकिन क्या वाकई में एकनाथ शिंदे यही सोचते हैं? क्या उन्हें अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है? बहरहाल बाजीगर कौन बनेगा ये तो नतीजे के दिन तय होगा। लेकिन फिलहाल ये तीनों तस्वीर आपके सामने। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए। सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था, लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। आपने एकनाथ शिंदे को सुना, उन्होंने कहा कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र की जनता वोट डाले, आगे बढ़े। ये टक्कर बहुत कांटे की है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नारे की हुई तो वो बटेंगे कटेंगे नारे की हुई। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की हुई तो वो वोट जिहाद की हुई। लेकिन आज जब जनता वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से निकल रही है, राजेश, तो क्या ये मुद्दे उनके दिमाग में है? क्या जाति का बंटवारा उनके दिमाग में है? देखिए, जितने मतदाताओं से हमारी बात हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रही है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, ये साफ है कि जो मुद्दे नेताओं ने उठाए हैं वो मुद्दे जनता के मन में है। उससे आप उस कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन साथ ही डेवलपमेंट का मुद्दा भी जनता के दिमाग में है, जिसकी वजह से वो वोटिंग करने निकल रहे हैं। कैसे शहरी इलाकों की बात करें, मुंबई की बात कर ले, पुणे की बात कर ले, नासिक की बात कर ले, जो शहरी इलाके हैं वहां डेवलपमेंट भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे इतर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, या फिर जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आह्वान किया है मुस्लिम समाज को कि वो आप जाके महाविकास आघाड़ी को वोट करें, यह भी एक मुद्दा है और लोग इसे दिमाग में रखकर मतदान
केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना मत जो है वो देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सज्जाद नोमानी हो या फिर मौलाना सलमान अजहरी हो, उनका सहारा महाविकास आघाड़ी को था। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, सभा करके महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए कह रहे थे। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, वो जब महाराष्ट्र में आए, वो जब मुंबई में आए, तब उन्होंने एक और अभी 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने बयान दिया राजेश, और एकनाथ शिंदे ने बोला कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होने के लिए नहीं कहा गया है, एक रहने के लिए कहा गया है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें कुछ भी ना अलगाववाद है, ना इसके अंदर डिविसिव कोई वर्जन है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में वोट डाला। नितिन गडकरी ने वोटिंग के बीच बड़ा दावा किया। नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र ये देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और ये राज्य को सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में खेती भी बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो देश के लिए एक रोल मॉडल है। और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व, यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे। महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर हम 5 अगर वीआईपी सीट्स की बात करें, जिसमें से एक सीट बारामती है, तो एक सीट वर्ली भी है। वर्ली जहां पर मिलिंद देवरा वर्सेस आदित्य ठाकरे वर्सेस संदीप देशपांडे, ये मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में करीबन दर्जन भर ऐसे सीटें हैं जहां पर वीआईपी मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें वर्ली की एक सीट भी है जहां आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे, इनके बीच मुकाबला है। इसकी पड़ोस वाली एक सीट है माहिम, जहां पर राज ठाकरे के बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ सदा सनवरकर जो है शिंदे शिवसेना से मौजूदा विधायक है वो है, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महेश सावंत वो भी है। अमित ठाकरे के खिलाफ जो है वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। नागपुर की बात करें तो वहां देवेंद्र फडणवीस, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे ये चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि वहां पर जातीय समीकरणों को लेकर खासा माहौल एक तरह से बना हुआ है कांग्रेस ने। इसके अलावा पांच पखाड़े की सीट, कोपरी की सीट ठाणे की, मुख्यमंत्री को इस बार उनके जो गुरु है आनंद दिघे, उनके भतीजे ने केदार शिंदे ने जो है वो चुनौती दी है, और वहां पर कांग्रेस की भी एक बागी उम्मीदवार खड़े हैं, जिसके कारण एकनाथ शिंदे की राह थोड़ी आसान मानी जा रही है। लेकिन इस बार राजन विचारे ने भी वहां पर जोर लगाया हुआ है। जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में वो सीट जो है उद्धव शिवसेना हार गई थी, तो ऐसी कई सारी सीटें हैं। और खासतौर पर आप जिस एक और सीट की बात करें, नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां से देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले 3 चुनाव तो उन्होंने जीते ही, और अगर चौथी बार ये चुनाव वो जीत जाते हैं, और पिछला चुनाव खासतौर पर 2019 के चुनाव की बात करें तो 49,000 वोटों से उन्होंने जीता था, तो और ये बड़ी जीत थी। हालांकि उन्हें जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं प्रफुल्ल, उनकी भी स्थानीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ है, लेकिन कितने कामयाब हो पाते हैं ये जनता तय करेगी। हमारे सहयोगी बारामती से जुड़े हुए हैं समीर भी से। समीर, अगर उस पूरे बेल्ट की बात कर लें तो इस पूरे इलाके में जो सबसे बड़ा प्रभुत्व है वो शरद पवार का, इस पवार फैमिली का पावर यहां पर काम करता रहा है। लेकिन हाल के दिनों की जो तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि भले ही परिवार अलग हो गया हो, पार्टी अलग हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर अभी भी शरद पवार के साथ काम कर रहा है। तो क्या वो आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि वाकई वहां पर इस तरीके की वेव है? बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे 2 वेव्स हमें साफ साफ दिखाई देती है। अब कौन सी वेव काम करेगी देखना बहुत लाजमी होगा।
पहले तो वो सिंपैथी वेव है, क्योंकि इतने वर्षों से अजय शरद पवार जो है वो बारामती का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन्होंने कमान अजीत पवार के हाथ में सौंप दी। खुद कहते हैं कि बीते 30 वर्षों से वो इस इलाके का, बारामती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अब नए पीढ़ी के हाथ में ये पूरी कमान सौंपने की ज़रूरत है, और वो योगेंद्र पवार का नाम उन्होंने आगे किया। आखिरी दिन की जो प्रचार सभा हुई, उन्होंने साफ साफ तौर पे बारामती का उत्तराधिकारी के तौर पे योगेंद्र पवार को प्रोजेक्ट किया है। लेकिन अजीत पवार का दावा रहा है कि बीते इतने वर्षों में उन्होंने जिस तरीके से बारामती का विकास किया, फिर सड़क हो, नहर हो या अन्य मुद्दे हो, यहाँ पर रोजगार के मुद्दे हो, उन सभी पे उनका ध्यान रहा है। बारामती से पल भर के लिए उन्होंने कभी ध्यान हटाया नहीं है। ऐसे में ऐसी कोई वजह नहीं बनती है कि बारामती की जनता उनको नकार देगी, क्योंकि उनका बहुमत का मार्जिन भी हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन वो हमेशा लेते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना हुआ है, शरद पवार ने आखिरी दौर में कह दिया है कि अब जो है नई पीढ़ी के हाथ में पूरा बारामती की कमान जाने की ज़रूरत है, बारामती का नेतृत्व जाने की ज़रूरत है। 30 साल मैंने बारामती को देखा है, 30 साल अजीत पवार को दे दिए। अब अगली पीढ़ी इसको देखे, इसको संभाले। तो कहीं ना कहीं शरद पवार नहीं, लेकिन उससे बीच में ये बिटकॉइन की खबर सामने आ जाना या फिर वो कैश फॉर वोट, जो विनोद तावड़े का रिएक्शन इस पर सामने आया, वो नोट लहराती हुई तस्वीरें सामने आई, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं दिनेश, क्या मतदान से ठीक पहले उठे ये दोनों मुद्दे जनता के बीच में टॉकिंग पॉइंट है भी, या पिछले इतने दिनों से जो मुद्दे चल रहे हैं उनके लिए वही महत्वपूर्ण है? दिनेश, देखिए, ये मुद्दे उन मतदाताओं के लिए काफी मायने रखते हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जो अनडिसाइडेड वोटर्स है, जिन्होंने आखिरी समय पर वो तय करते कि किसके पक्ष में मतदान करना है। तो उन मतदाताओं के लिए ये मुद्दे ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से लगातार कैंपेन चलाया गया, कटेंगे हो, बटेंगे हो, या फिर नोट जिहाद हो जो कल से ठाकरे सेना ने शुरू किया, या फिर इसके पहले एक है तो सेफ है, ये जो तमाम नारे हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरा कैंपेन चला है। दोनों तरफ से, महायुति की तरफ से प्रयास किया गया कि हिंदू मतदाताओं को कंसोलिडेट किया जाए, दूसरी तरफ से महाविकास आघाड़ी ने भी पूरा प्रयास किया कि कम से कम मुस्लिम मतदाता, आदिवासी मतदाता और जो गरीब मध्यम वर्ग का मतदाता है, जिसे वो 3,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जिसे वो अन्य सुविधाएं देने की बात करें, उन्हें वो आकर्षित कर सके। तो कैंपेन इन्हीं मुद्दों पर चला है और लगभग लोकसभा के पैटर्न को रिपीट करने का प्रयास महाविकास आघाड़ी का था। लेकिन महायुति ने पिछले 4 महीनों में उनके खिलाफ जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी थी उसे दूर करने का प्रयास किया। साथ ही में जो गलतियां उनसे हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उन तमाम गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया। एक बाकायदा बड़े पैमाने पर कोर्स करेक्शन किया गया। अब जनता को देखना है कि कितने हद तक कन्विंस कर पाइए, 23 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमने आपके सामने तस्वीर रखी तमाम वीवीआईपीज की जो वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सलमान खान के पिता सलीम खान को इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। इस वक्त देशमुख परिवार भी, रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपना रिएक्शन दिया वोट कास्ट करने के बाद? सुभाष घई की भी तस्वीर आप देखें, आप सुने देवेंद्र फडणवीस को। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र में सहभागिता यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं उनके लिए और भी जरूरी है कि वे मतदान के लिए जाए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, 100% मतदान करें, हर हाल में मतदान करें, लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी हो। और इंडिया टीवी भी आपसे यही कहेगा कि आप बढ़ चढ़कर इस मतदान का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस महाउत्सव में आप भी अपना योगदान दें। सचिन, समीर, राजेश और दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आप नजर बनाए रखिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलती हूं उत्तर प्रदेश, जहां 9 विधानसभा सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कटेरे, मीरापुर, फीसामऊ, खैर, करहल, फूलपुर, कुंदरकी, मझुआर, गाजियाबाद, जहां पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। माना यह जा रहा है कि ये उपचुनाव यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही उपचुनाव में अपना पूरा दम लगाया है। यूपी की ये दोनों पार्टियों के लिए ये साख की लड़ाई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक सीट पर जाकर कई रैली की हैं।
चाहे हम अंबेडकर नगर की कटेरी सीट की बात कर ले, गाजियाबाद जो कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन वो सीट भी जहां पर लड़ाई कांटे की है, जिसमें कुंदरकी की बात कर ले, कटेरी की बात कर ले, सीसामऊ की बात कर ले, वहां पर भी जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में वोटिंग के दौरान ककरौली इलाके में दो पक्षों के बीच में झड़प की खबर आई। ज्यादातर इलाकों में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, लेकिन मीरापुर सीट पर बवाल की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मीरापुर के ककरौली इलाके में गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस ने भीड़ को यहां से खदेड़ दिया। पुलिस के मुताबिक यहां पर दो पक्षों के बीच में झड़प हुई थी और फिलहाल हालात को सामान्य कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर के लिए स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पुलिस पर भी पथराव हो गया था और घर की छतों पर से पथराव किया जा रहा था। मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही है। बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि खुलेआम वोटर्स को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले। धर्मेंद्र यादव का बयान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो बकायदा एक्सपोज पर लंबी चौड़ी बात रखी है। उन्होंने कहा कि खुलेआम वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। आप सबसे पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और ये जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना, कहीं ना कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है, झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसे मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, एक बार में असफल हो तो दो बार में असफल हो तीसरी बार, चौथी बार, चूंकि आपका खुद का अपना मत है, इसे कितना प्रयास करेंगे लोग। जब तक अपना मत न डाल लो, जब तक पूरा मतदान न करा लो, तब तक हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आज प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस सीट पर बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्तबा सिद्दीकी मैदान में है। मुस्तबा सिद्दीकी 2022 के चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल से करीब 2700 वोटों से अंतर में हार गए थे। उसके बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल को यहां से टिकट दिया। प्रवीण पटेल चुनाव में जीत हासिल कर संसद तो पहुंच गए, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में फूलपुर में वोट देने के लिए पहुंचे वोटर्स का कहना था कि वो योगी के कामकाज से खुश हैं। यूपी की 9 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज वोट पड़ रहे हैं। हम इस समय फूलपुर सीट पर मौजूद हैं। ये वो महत्वपूर्ण फूलपुर सीट है जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री सांसद हुआ करते थे और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहां से सांसद हुआ करते थे। लेकिन चूंकि इस बार उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहा है। बहुत सारे लोग वोट करने पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। चाची, वोट कर दिया? वोट डाल दिया आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? देख ले जा नाम है। चलिए भैया, आपका नाम है नेबू देवी। पढ़े हम लोग नहीं है तो अपना नाम भी नहीं पता? तो नाम है ना, तो फोटो ही आधार कार्ड में नाम। वोट दे दिया आपने? हाँ। कैसा काम कर रही है सरकार? ठीक है। कानून व्यवस्था ठीक रहती है कि नहीं रहती? सब ठीक है। बहन बेटियां निकलती हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होती।